सबसे पहले अरे नौ नहीं, लॉ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर बात करेंगे भाई कि इंडिया में लॉ का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए साहब, सबसे पहले लॉ बनाने के लिए हमको उसके रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे न्याय प्रणाली में ऐसी क्या मिसमैनेजमेंट हो गया है, ऐसी क्या जरूरतें पड़ गई है कि हम लोगों को नए लॉ को बनाने की जरूरत पड़ रही है। जब ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके बाद में गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, वो क्या करती है, एक एक्सपर्ट की कमिटी बिठाती है। पूरा की पूरा प्रोसीजर समझना, हम लोग बहुत बेसिक लेवल से यहां पर आज इस पर्टिकुलर फर्स्ट प्लेज में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद में एक एक्सपर्ट की कमिटी बिठाई जाती है। अब वो एक्सपर्ट की कमिटी क्या करती है, वो एक्सपर्ट की कमिटी जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके क्या क्या उसके रेमेडियल एक्शन हो सकते हैं, क्या क्या उसके रेमेडियल प्लान हो सकते हैं, उन एक्शन एंड प्लान के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो अपना ड्राफ्ट बनाती है। प्लीज समझना, तो एक्सपर्ट की कमिटी जो सबसे पहला अपना रेकमेंडेशंस देगी, जो रेमेडियल एक्शन देती है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस चीज में देगी भाई, वो ड्राफ्ट में देगी। जैसे ही वो ड्राफ्ट बनता है, वो ड्राफ्ट ना हमारे बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाता है। क्या होते हैं ये बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कौन लोकसभा होता है, कौन राज्यसभा होता है, कहां कितने कैसे मेंबर होते हैं, अभी हम लोग सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जब हमारा वो ड्राफ्ट पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट मिल जाती है, तो उसके बाद में क्या बन जाता है, वो अल्टीमेटली बिल बन जाता है। और वो बिल जब प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है, प्रेसिडेंट मतलब कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति। ओके, तो राष्ट्रपति के सामने बोले सर यदि कोई फीमेल प्रेसिडेंट रही तो क्या उसको राष्ट्रपत्नी बोलेंगे क्या? अरे नालायक, अभी काम की बात करना है हम लोगों को। हमने प्लेज ली है कि इन 20 डेज में फुल फ्लेजेड सिलेबस जो है वो हम लोगों को यहां पर रिवाइज करना रहेगा। तो जो भी बिल बना है उस बिल को हम लोग क्या करेंगे, एसेंट लेने के लिए, कंसेंट लेने के लिए, प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेने के लिए, जैसे ही वो पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेस से पास हुआ है उनके सामने रखेंगे, वो उस बिल को रीड करेंगे, उस बिल को पढ़ेंगे, एंड वो पढ़ने के बाद उनको लगता है भाई, पढ़ने के बाद उनको लगता है भाई कि हां, अरे तो उन राष्ट्रपति साहब को पढ़ने के बाद ये लगता है कि हाँ साहब ये जो बिल है, इस बिल में वो सारी की सारी प्रॉब्लम का सलूशन दिया हुआ है, तो वो जो राष्ट्रपति हो गए ना, वो उस पर अपनी क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। और जिस दिन उन्होंने अपने सिग्नेचर किए हैं उस दिन से अब वो बिल नहीं रहते हुए क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, एनेक्टमेंट बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ओके, तो देखो ना हमारे इंडिया में नया लॉ बनाने का तरीका कितना सिंपल है, नए लॉ बनाने की रेसिपी कितनी सिंपल है। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, एक्सपर्ट्स की कमिटी को बिठाओ, वो एक्सपर्ट की कमिटी पूरा की पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरी की पूरी रिसर्च करते हैं, फिर आप लोगों को रेमेडी प्रोवाइड कराते हैं। वो रेमेडी यदि पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को अच्छी लगती है तो फिर वो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाता है। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, बोले लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। फिर यदि बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में वो जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट यदि अप्रूव हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो बिल। और उस बिल पे यदि प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, कंसेंट मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाती है, हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो बिल क्या बन जाता है, अपन लोगों के लिए एक्ट बन जाता है, इनैक्टमेंट बन जाता है, लॉ बन जाता है। फिर उसके बाद से उसकी एक डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी होती है, और वो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी से वो जो एक्ट है वो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है। तो इतना सिंपल सा तरीका है हमारे इंडिया में ये लॉ को बनाने का। अब मैंने ना यहां पर कुछ एक दो टर्मिनोलॉजीज यूज करी है, लाइक लोकसभा वर्ड यूज किया, लाइक राज्यसभा वर्ड यूज किया। तो ये लोकसभा राज्यसभा होते क्या है, तो इनके अंदर कौन बैठते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने मेंबर होते हैं, इन तमाम बातों की जानकारियों के लिए अभी हम लोग आगे आगे इसके बारे में ग्रेजुअली डिस्कशंस करते हुए चलेंगे। अब सुनिएगा, आप लोगों ने बचपन में एक बात सुनी होगी कि भाई हमारे इंडिया में ना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, दैट इज हमारे भारत का संविधान है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। सर क्या क्या बातें लिखी हुई है, लाइक हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हमारे मॉरल राइट्स, मॉरल ड्यूटीज क्या है, देश में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के क्या क्या वर्क है,
कोर्ट्स के क्या क्या फंक्शंस है, और हमारे देश की जो सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं वो सब बटिस्टा बॉम्ब लगता ना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश की सोवेरेनिटी फंक्शन, हमारे देश की इंटीग्रिटी फंक्शन, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटरी, जुरिस्डिक्शन, सारी की सारी प्रोसीजर्स के बारे में लिखा गया है। तो हमारे लिए यदि एक बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा पैकेज है भाई जिसमें हमारे देश के सारे फंक्शन, हमारे देश की जो कॉमन मैन है, हमारे देश के जो आम नागरिक है और उन नागरिकों के क्या क्या मौलिक अधिकार है, क्या क्या मौलिक कर्तव्य है, वो सारी बातें कहां पे लिखी होती है? कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी होती है। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक नॉर्मल सामान्य से एक्ट, अधिनियम और इनेक्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला डिस्कशन, जहां पर हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ बेसिक प्रोविजंस की। तो जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ना दो लोगों के बारे में बातें लिखी गई है। पहला हमारे देश की गवर्नमेंट के बारे में, और दूसरा हमारे देश के आम नागरिक, आम जनता और कॉमन मैन के बारे में जो है वो बातें लिखी गई है। तो अभी फॉर अ टाइम बीइंग जब हम लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग ना वो एक फंडामेंटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज क्या होते हैं कॉमन मैन के, उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। अभी हम लोगों को डिस्कशन करना है भाई एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, अभी हम लोगों को डिस्कशन करना है भाई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे, और अभी हम लोगों को डिस्कशन करना है भाई जुडिशियरी फंक्शन पे। तो इन तीन चीजों के बारे में अभी हम लोगों को डिस्कशंस करना रहेगा। इसीलिए अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे गवर्नमेंट के एंगल से कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट के एंगल से क्या क्या बातें बोली गई है। तो सबसे पहले इफ यू आर एबल टू सी, फटाफट से देखिएगा, मैंने यहां पर लिख रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स होते हैं? 395 आर्टिकल्स होते हैं। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 395 आर्टिकल्स इन टोटलिटी, टोटल 395 आर्टिकल्स मेंशन है। Along with 395 आर्टिकल्स देयर आर 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल भी मेंशन किए गए हैं। तो तुम लोगों से यदि कोई भी पूछे कि भाई आर्टिकल के बारे में क्या जानते हो, भले ही कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, इतना तो चिपका ही देना कि भाई 395 आर्टिकल्स होते हैं अलॉन्ग विथ 12 जो है वो शेड्यूल्स होते हैं। तो सामने वाला बोलेगा कि अच्छा बहुत नॉलेज है इसको, इसने बिल्कुल टेक्निकलिटी के साथ में डिस्कशंस किया, कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल जो की पॉइंट है, जो की एलिमेंट्स है, उन की एलिमेंट्स के बारे में उसने डिस्कशंस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से एक बार रिवाइज करके तुम लोग मुझे बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल होते हैं? देयर आर 395 आर्टिकल्स एंड कितने शेड्यूल्स होते हैं? 12 शेड्यूल्स होते हैं। अब देखो साहब यहां पर ये क्या बोलता है। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की तीन बॉडी होती है, एक होती है लेजिस्लेटिव, देन होती है एग्जीक्यूटिव एंड देन होती है जुडिशियरी। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी। फर्स्ट होती है लेजिस्लेटिव, देन होती है एग्जीक्यूटिव एंड देन कौन सी होती है? जुडिशियरी बॉडी होती है। ओके, तो जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या करता है? टू मेक लॉ। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो क्या करती है? लॉ को इंटरप्रिटेट करती है। और जो जुडिशियरी बॉडी है वो जुडिशियरी बॉडी मतलब एक कोर्ट कचहरी हो गई। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। हिंदी में बोला जाता है इनको विधायिका, एक को बोला जाता है कार्यपालिका और एक को बोला जाता है न्यायपालिका। ठीक है, तो बेसिकली तीन बॉडीज है हमारे गवर्नमेंट के अंडर में, 3 बॉडी आती है। पहला कौन सा होता है? लेजिस्लेटिव, जो क्या करती है? मेक्स लॉ। फिर एक होता है कौन सा? एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को क्या करती है? इंटरप्रेट करती है। एंड थर्ड जो है वो कौन सी होती है? जुडिशियरी, जो कि लॉ को क्या करती है? एनफोर्स करती है, पनिश करती है यदि लॉ ब्रेक किया तो। हिंदी में बोला जाता है इनको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग जो डिस्कशंस करने वाले हैं वो डिस्कशंस कुछ इस तरीके से है कि बोले लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट होती है। तो मेरे देश के जवानों और जवानियों, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट बोली गई है? पहली लिस्ट जो होती है दैट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट जो होती है दैट इज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड लिस्ट जो होती है वो कौन सी होती है? तुम लोगों की कॉन्करेंट लिस्ट। सर बोले तो सर बोले यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या होता है? एक बार आप फटाफट से बताओ ना। देखो
ये डायरेक्टली मैं तुम लोगों को कुछ भी बताऊं ना, उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइमा फेसी लॉजिक कि भाई ये लॉजिक क्या है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बताने के पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो यूनियन लिस्ट होती है वहां पर लॉ बनाने की पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यूनियन लिस्ट के थ्रू जो भी लॉ बनेगा उस लॉ को कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कंट्रोल, मैनेज, गवर्न कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि कोई पनिशमेंट भी इंपोज करनी होगी तो पनिशमेंट भी कौन इंपोज करेगा वहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट। बात आती है भाई स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में जो भी लॉ बनेंगे वो सारे के सारे लॉ कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। कंट्रोल, मैनेज, गवर्न कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। यदि उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंजेस करना है, कोई पैनल प्रोविजन इंक्रीज डिक्रीज करना है, वो भी कौन करेगा? वहां पर स्टेट गवर्नमेंट करती है। फिर थर्ड आती है तुम लोगों के सामने कॉन्करेंट लिस्ट। बोले कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? बोले ऐसी लिस्ट जहां पे थोड़ा थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और थोड़ा थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट करेगी। क्या भाई? कंट्रोल, मैनेज, गवर्न करेगी, पैनल प्रोविजन ऑल्टर करेगी, अमेंड करेगी, सर्कुलेट करेगी। तो ऐसी लिस्ट जहां पर दोनों के पास मिली जुली पावर होती है उस लिस्ट को हम लोग कौन सी लिस्ट बोलते हैं? यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू लिसन केयरफुली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट होती है तुम लोगों की स्टेट लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। पहली यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर होती है। सेकंड स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर होती है। थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, मिली जुली सरकार होती है। यहां पर कुछ पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कुछ पावर इज विद स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो देखो हम लोगों ने यहां पर सेम टू सेम पॉइंट्स लिखे हुए, फटाफट से आप लोगों को यहां पर उसको रिवाइज करते हुए चलना है। तो जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें क्या बोला है भाई? पावर टू मेक लॉ इज विद सीजी। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है? पावर टू मेक लॉ इज विद एसजी, स्टेट गवर्नमेंट। एंड बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में कॉन्करेंट लिस्ट में पावर होती है। नाउ नेक्स्ट, कुछ ब्रह्म वाक्य मिलेंगे तुम लोगों को इस 20 डेज प्लेज में, और ये जो ब्रह्म वाक्य है बेसिकली ये तुम लोगों को लाइफ टाइम ध्यान रखना है। एंड हो सकता है ये तुम्हारी एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाए, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पर पूरी देश की जनता, पूरी देश की पब्लिक गलत करेगी। भाई अपन लोग तो माहौल बनाएंगे वहां पे मालिक, माहौल एकदम तरीके वाला माहौल बनाएंगे। कैसे माहौल बनाएंगे? बिकॉज हमारे पास में हर एक चीज के ब्रह्म वाक्य होंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां पर पूरी पब्लिक गलती करती है भाई, वहां अपन लोग माहौल बनाएंगे एकदम। ठीक है, सो देखो मैंने तुम लोगों के लिए माहौल बना के रखा है और मेंशन करके रखा है भाई। ऑलवेज रिमेंबर, क्या ध्यान रखना है तुम लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, ओके। और इंडिया के किसी भी एक्ट में सेक्शंस होते हैं। देखो तुम लोग अभी तक इतना लॉ पढ़ ही चुके हो, जब ये 20 डेज प्लेस देख रहे हो इट मींस व्हाट कि तुम्हारी जो बेसिक पढ़ाई है ना वो पढ़ाई हो चुकी है। लेकिन या तो तुम लोगों ने पढ़ाई गलत तरीके से करी होगी, या फिर वो पढ़ाई में ना तुम लोगों को थोड़ी सी धार लानी है। जैसे तुम लोग वो बोलते हैं ना सीजर, कि भाई हमने सीजर होता है कि सिजलर होता है? सीजर्स ना, केची ना। तो वो प्लेटर वाला हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ने का नतीजा यही है। तो सुनिए, वो होता ऐसे है ना कि हम लोग कैची तो खरीद के लिए आते, पर वो कैची को यूज कर करके ना उसकी धार, उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। अब वो धार हम लोगों को फिर से लाना है, तो मैं तुम लोगों के सामने इसीलिए आया हूं ताकि तुम्हारी धार भी वापस आ जाए और उस धार से तुम लोग वार भी अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड मालिक कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज आर्टिकल। हमेशा आर्टिकल होते हैं वहां पर, हमेशा आर्टिकल होते हैं। लाइक वहां पर बात ऐसी होगी कि आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल नंबर 371। तो जब भी कोई दो लोग आपस में बात करें और वो लोग आर्टिकल खेल रहे हैं ना, तो अपन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई सिंपली वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड यदि मान लीजिए वो सेक्शन खेल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं भाई एज पर सेक्शन नंबर 42, एज पर सेक्शन नंबर 2D, एज पर सेक्शन नंबर 25, एज पर सेक्शन नंबर 10, तो भाई डायरेक्टली ना आग में कूद मत जाना। ये मत बोलना भाई हमको सब आता है, अदरवाइज ना वो तुम्हें बोलेंगे ओ भाई मारो मुझे। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, जब भी सेक्शन की बात होगी लिसन केयरफुली। आप लोगों को वो एक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर एक्ट की बात हो रही है। तो हमारे इंडिया में जनरली जो भी एक्ट्स होते हैं उन एक्ट्स में क्या होते हैं? सेक्शंस। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या होंगे? आर्टिकल्स। तो जब भी आर्टिकल की बात हो ब्लाइंडली गो विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जब भी सेक्शंस की बात हो रही हो तो पहले आपको केयरफुली सुनना पड़ेगा कि वो किस एक्ट के सेक्शंस की बात कर रहा है। अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अपन लोगों के लिए। यस, तो
तो ये जो ब्रह्म वाक्य है, इस ब्रह्म वाक्य को तुमको बिल्कुल पूरी तरीके से गांठ बांध के अपने पास में रख लेना है। नाउ अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। और देखो, जब लॉ बनाने की बात आती है कि बोले यूनियन लिस्ट में लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट में लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो वो डिवाइडेड कैसे होती है, तो उनके डिवाइडेशन को हम लोगों को यहां पर प्रॉपरली समझना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं दोस्तों कि सेंट्रल लिस्ट की, तो सेंट्रल लिस्ट में 3 पार्ट है। पहला पार्लियामेंट, देन है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, एंड थर्ड होता है कोर्ट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, लॉ को बनाते हैं, ये क्या करते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, और ये जो ये क्या करते हैं, लॉ को अप्लाई करते हैं, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको क्या करते हैं, फिर पेनलाइज करते हैं। सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी, मतलब स्टेट लिस्ट में भी ये 3 अथॉरिटीज होती है। एक कौन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पार्लियामेंट को हम लोग यहां पर क्या बोल देते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब राज्य की विधानसभाएं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, प्रेसिडेंट की जगह पे यहां पे आ जाते हैं गवर्नर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, एंड यहां पर नेक्स्ट जो एंड लास्ट है वो कौन सा है, कोर्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है पार्लियामेंट, देन होता है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, एंड देन होता है आपके पास में कोर्ट्स। एंड सिमिलरली स्टेट लॉ के केसेस में भी, स्टेट लिस्ट के केसेस में भी यहां पर तुम्हारे सामने सेम प्रोविजंस होते हैं। तो दोस्तों देखो, हमने सबसे स्टार्टिंग में पार्लियामेंट की बात करी थी कि भाई पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं। अच्छा देखो, अभी ये तुम्हारे 20 डेज प्लेज का ना फर्स्ट लेक्चर है। तुम लोग ना मेरे से ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि अपन लोग एकदम बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने की इंग्लिश यूज करेंगे, एकदम फर्राटेदार इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे। नहीं भाई, पढ़ाने का तरीका देसी, प्रोनाउंसिएशंस हो सकते हैं गलत भी हो, बट मेरे जो प्रोनाउंसिएशन रहेंगे वो प्रोनाउंसिएशन आपको सही मानना है, और उसी प्रोनाउंसिएशन को मानते हुए, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए आगे जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है। देखो यार, एट द एंड, भाई सुनना यार, क्यों नाटक कर रहा है, सुन 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 मेरी बात को सुन ध्यान से। एट द एंड मैटर क्या करता है, नॉलेज, एंड नॉलेज के साथ में डिग्री। यदि भाई तुम लोग दिमाग लगाते रह गए कि अरे सर ने ये प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया, सर ने स्पेलिंग गलत लिख दी, सर ने यहाँ पे एक ग्रामेटिकल एरर कर दी, सर ने ही की जगह पे शी यूज कर लिया, शी की जगह पे ही यूज कर लिया, हिज की जगह पे हर यूज कर लिया, विल की जगह पे वॉज यूज कर लिया, अरे तो क्या घंटा फर्क पड़ेगा क्या उससे? यदि तुम लोग ये सही गलत सही गलत सही गलत के चक्कर में पड़ गए ना, हो सकता है CSET का एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम तुम लोग अपीयर करोगे और वहां पर भी ये गलतियां, मिस्टेक निकालने के चक्कर में पूरा पेपर निपटा दोगे। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर बार गलती करो, बट इट्स ओके, यदि कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है, मेरे से भी तुमसे भी हो सकती है, पर मिस्टेक को ध्यान में नहीं रखते हुए हमारा जो मेन फोकस है वो मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। देखो, कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम लोगों को एक बात बोलूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं मैं अपने बारे में, लेकिन शाहरुख खान के जैसी 10% एक्टिंग में कर सकता हूं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के जैसा 5-10% क्रिकेट में खेल सकता हूं। उसके बाद में तुम लोग बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, आमिर खान की बात कर लो, या वॉट एवर बी द, है ना, उनके जैसी मैं और फर्दर क्या 5-10% एक्टिंग कर सकता हूं। लेकिन इनमें से ना शाहरुख खान की, ना विराट कोहली की, और ना आमिर खान की औकात है कि वो मेरे जैसा 1% भी पढ़ा के दिखा दे। ठीक है, तो मेन कंटेंट की बात करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, और खूब सारी मस्ती भी हम लोग इस 20 डेज के बीच में करते हुए रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं साहब कि पार्लियामेंट क्या होती है। पार्लियामेंट को बोला जाता है अल्टीमेटली संसद, है ना, बहुत सारे लोग इसको सांसद भी बोल देते हैं, पर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन संसद एंड सांसद? तो ये संसद क्या होती है, ये पार्लियामेंट क्या होती है, इसको भी हमको यहां पर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से समझना है भाई। हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस बताए गए हैं, मतलब when we are talking about पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं जिसको बोला जाता है both the houses of parliament. First is upper house and another one is lower house. अब देखो, हमारे देश में सबसे ज्यादा फेमस क्या है, लोकसभा है। तो यू नो व्हाट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अरे स्टूडेंट्स की बात छोड़ो भाई, तुम्हारे पप्पा मम्मियों से भी पूछ लेना, ठीक है, कि मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स इन इंडिया, जब भी उनसे बात करो ना कि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल होते हैं। फिर अपन लोग उनको बोलो कि एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल होता है। फिर तुम उससे पूछोगे ये बताओ बड़ा वाला कौन सा है, तो वो जनरली 90% पीपल ऑफ इंडिया क्या आंसर करेगी, आपको पता है कि भाई जो अपर हाउस है वो लोकसभा होती है। नहीं भाई, जो अपर हाउस होता है ना वो राज्यसभा है, और लोअर हाउस कौन सा होता है, लोकसभा होता है। देखो, याद रखने में तुम लोगों को बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। मैं तुम लोगों को एक ऐसी मेमोरी टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसी लॉकिंग टेक्निक बताऊंगा जो तुम इस जन्म में तो क्या, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हमेशा याद रखोगे। जब भी तुम लोगों को कंफ्यूजन आए ना कि भाई कौन सा लोअर हाउस है कौन सा अपर हाउस है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तुम लोग देखो ना, लोकसभा की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है, एल से,
और मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि लोकसभा अपर हाउस नहीं है, लोकसभा कौन सा हाउस है? लोअर हाउस है। तो लोकसभा की भी स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है? एल से। और लोअर हाउस की स्पेलिंग भी कहां से स्टार्ट होती है? एल से। और अल्टीमेटली हमारे जीवन में भी हमारे क्या लगे होते हैं? एल लगे होते हैं। ऐसा आप ही बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो भाई लोकसभा की स्पेलिंग एल से स्टार्ट होती है, लोअर हाउस की स्पेलिंग भी एल से स्टार्ट होती है। तो जब भी तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाए कि विच वन इज लोअर हाउस एंड अपर हाउस, तो सिंपली यार, सिंपली स्पेलिंग स्टार्ट लोकसभा की होती है एल से, तो एल मींस लोअर हाउस। यस, एल मींस लोअर हाउस। हाँ, मैं पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहा हूं, सही जगह फोकस करो तुम लोग। मैं सही इंटेंशन, सही इरादे और पूरी वचनबद्धता, कर्तव्यबद्धता के साथ में तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। ओके, सो लोकसभा लोअर हाउस होता है, और जब लोकसभा लोअर हाउस है तो उस केस में राज्यसभा कौन सा होगा भाई? हमारा अपर हाउस होता है। अब इसके अंदर का कुछ डिटेल डिस्कशंस कर लेते हैं। वो डिटेल डिस्कशंस को करके फटाफट से हम लोग हमारे ये पर्टिकुलर पेज को यहां पर एंड अप करेंगे। ओके, तो देखिए साहब, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो हाउस ऑफ पीपल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा, मतलब लोअर हाउस। सर ये हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या भाई? लोकसभा में जो भी हमारे देश के जवानों और जवानियां बैठे, सब बूढ़े बैठे हुए नालायक, कुछ ही जवान है वहां पे, ठीक है, फिर भी बोल दो, ठीक है। जो भी लोग लोकसभा में बैठे हुए उनको हम लोग इलेक्ट करके भेजते मतलब हम लोग उनके लिए वोटिंग करते हैं, और उस वोटिंग से जो भी कैंडिडेट जीतता है वो कैंडिडेट फिर अल्टीमेटली कहां पे पहुंचता है? संसद में पहुंचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा कहां पे? दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद में काउंसिल्स ऑफ स्टेट, वो हाउस ऑफ पीपल मतलब हमारे देश के कॉमन मैन ने उनको इलेक्ट करके भेजा हुआ है, और वो हमारे देश की जनता को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो लोग जहां बैठते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा। एंड जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो वो लोग कहां पे बैठते हैं फिर? राज्यसभा। तो एक होता है लोअर हाउस, दूसरा होता है अपर हाउस। ओके सर, अब देखिएगा ध्यान से, लोकसभा राज्यसभा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 552 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? 543 मेंबर है। तो सर बोले अप्रोक्सीमेटली 9 सीट जो है क्या वो वेकेट है? हाँ भाई, 9 सीट्स खाली है। सर क्या हम जाके वहां पे बैठ सकते हैं क्या? बेटा पीछे उल्टा खड़ा करेंगे और एक लात मार के तुमको बाहर निकालेंगे, बोलेंगे निकल यहां से पहली फुर्सत में। ओके, फिर अभी एट प्रेजेंट भाई, हाल फिलहाल में जो मेन प्रेसिडेंट है लोकसभा के, मतलब जो मेन अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि हर कभी 6 बजे आते हैं, कभी 8 बजे आते हैं, और मित्रों करके एक दिल दहलाने वाली खबर जो है वो सुना के चले जाते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हैं, जो कि लीडर ऑफ हाउस है। एंड उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है? वेकेंट ड्यू टू 10% रूल लीडरशिप ऑफ अपोजिशन। मतलब ये तो हुआ भाई कि उस लोकसभा का लीडर कौन है? तो लोकसभा के लीडर हुए मोदी जी, लेकिन अपोजिशन का लीडर कौन है? अपोजिशन का लीडर कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज कोई भी ऐसी सिंगल पार्टी नहीं है भाई अभी एट प्रेजेंट हमारे पार्लियामेंट में जिसके पास में मिनिमम 10% सीट्स हो। मतलब टोटल कितना है ये? 543 का यदि मैं 10% करूं तो 54.3 सीट्स जितने वाली हमारे इंडिया में अभी कोई भी अपोजिशन वाली दूसरी पार्टी नहीं है। इसीलिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो वाली पोस्ट जो है वो अभी क्या है? खाली है, वेकेट है। नेक्स्ट, यदि मैं अपर हाउस की बात करूं भाई, राज्यसभा की, तो यहां पर टोटल मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250, लेकिन नाउ एट प्रेजेंट कितने? अभी 245 है। इसमें से 233 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। सर नॉमिनेटेड कैसे होते हैं? तुम लोगों ने सुना होगा कि भाई सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का मेंबर है, रेखा राज्यसभा की मेंबर है, विजय माल्या, याद है ना विजय माल्या? हाँ याद है सर, उसको कौन भूल सकता है, ठीक है, वो भी राज्यसभा का मेंबर था। समटाइम्स कुछ साल पहले अनिल अंबानी जी भी राज्यसभा के मेंबर थे। तो बोले क्या इनको स्टेट ने रिप्रेजेंट किया होगा? ना जी ना। ये हमारे देश की अलग अलग फील्ड को बिलोंग करते हैं। कोई स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, कोई साइंस से बिलोंग करता है, कोई आर्ट से बिलोंग करता है, कोई कल्चरल से बिलोंग करता है, ठीक है, कोई इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है। तो ऐसे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, और ये नॉमिनेशन कौन करता है भाई? बाय प्रेसिडेंट। ओके, तो इलेक्टेड कितने होते हैं? 233, और नॉमिनेटेड कितने होते हैं? 12 होते हैं। नाउ एट प्रेजेंट भाई जो लीडर ऑफ हाउस है, जो उस राज्यसभा का अध्यक्ष है, वो कौन है भाई? थावर चंद जी गहलोत, हमारे एमपी से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये थानला, झाबुआ, रतलाम के बीच में कहीं के तो भी रहने वाले हैं, वहां से बिलोंग करते हैं ये। और थावर चंद गहलोत जी जो है वो है लीडर ऑफ हाउस। एंड उसके बाद में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब
सामने वाली पार्टी के जो मेन नेता है वो नेता कौन है? गुलाम नबी आजाद। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अभी तुम लोगों को इस प्लेज में क्या बताया? सबसे पहले लॉ का इनिशिएशन बताया, लॉ कैसे इनिशिएट होता है। उसके बाद में जो लोकसभा राज्यसभा में जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, वो सारे कंफ्यूजन को मैंने यहां पर दूर करने की कोशिश की है। फाइनली जाते जाते एक बार फटाफट से देख लो कि फाइनल कंक्लूजन क्या था। तो देखो दोस्तों, लॉ मेकिंग प्रोसीजर स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पब्लिक डिमांड, रिक्वायरमेंट और नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप में क्या बोला है? गवर्नमेंट अपॉइंट एक्सपर्ट्स कमिटी, एक्सपर्ट की कमिटी अपॉइंट करते हैं। थर्ड, एक्सपर्ट कमिटी मेक क्या? ड्राफ्ट बनाती है। फोर्थ में क्या होगा? ड्राफ्ट प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एल से एल लगे लोकसभा लोअर हाउस और आर से क्या था? राज्यसभा अपर हाउस। एंड स्टेप नंबर 5 में आफ्टर अप्रूवल इट बिकम्स बिल, और बिल के बाद में स्टेप नंबर 6 में इन्होंने बोला है बिल सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। एंड स्टेप नंबर 7 में आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इट बिकम्स एक्ट, अब से यह कानून बन जाएगा। तो देखो ना यार, क्यों तुम दुनिया में किसी को कुछ भी बनाते रहते हो भाई? लॉ बनाना, कानून बनाना कितना आसान काम है। तो प्लीज कानून बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये पेज में हम लोग यही इतना डिस्कस करते हैं, बाकी का जो डिस्कशन रहेगा वो आगे करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।